इंग्लिश लिटरेचर। तो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स है, फिर चाहे वो यूजीसी नेट हो, आपका यूपीएचईएससी हो, या फिर हरियाणा पीजीटी टीजीटी, स्टेट लेवल जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर, उन सबसे रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। स्पेसिफिक मैं पॉइंट आउट करना चाहूँ तो यूपीएचईएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे। जो वेरी फर्स्ट यूनिट है आपकी ऑफ योर सिलेबस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रिगार्डिंग योर यूपीएचईएससी, तो उसमें आपके रेनेसा पीरियड, आपके पीरियड्स का डिस्क्रिप्शन, एराज का डिस्क्रिप्शन उसमें दे रखा है, जिसमें रेनेसा हो गया, आपका रेफॉर्मेशन एरा हो गया, रेस्टोरेशन एरा हो गया, रोमांटिक एज, विक्टोरियन, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न। तो उसी सीक्वेंस से मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आई हूँ अपार्ट फ्रॉम यूपीएचईएससी। अगेन आई एम रिपीटिंग, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आपकी बेटर हेल्प कर सकते हैं। So without taking much of your time, here I'm moving ahead with the very first question, that is, who is known as the father of romantic poetry? तो romantic era से related आपका ये question है। तो सबसे पहला जो हमारे माइंड में हिट होता है अगर किसी भी एज की बात करें, तो हु कैन बी कॉल्ड द फादर ऑफ दिस पर्टिकुलर एरा, रोमांटिक पीरियड। तो रोमांटिक पीरियड की जब बात आती है तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट नेम जो हमारे दिमाग में या ब्रेन में स्ट्राइक होता है, दैट इज नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट, विलियम वर्ड्सवर्थ वी कैन कॉल द फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री, जिन्होंने एक ऐसा जॉनरा शुरू किया था इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर जो कि हमेशा प्रेवलेंट रहता है, हमेशा जिसका अपना एक सिग्निफिकेंस रहता है। उन्होंने पोइट्री राइटिंग में भी बहुत सारे चेंजेस लेके आए थे। अर्लियर नियो क्लासिकल एरा की वजह से जो पोइट्रीज थी वो बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो गई थी, बिकॉज अर्लियर इन नियो क्लासिकल एरा द राइटर्स यूज टू फॉलो द राइटिंग स्टाइल ऑफ द ग्रीक फिलोसोफर्स, ग्रीक राइटर्स और द क्लासिकल राइटर्स। ठीक है, लेकिन रोमांटिक पीरियड में विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा इन दी रोमांटिक पोइट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते थे ऑल जो कॉमन डे टू डे लाइफ है उनके बारे में लिखते थे, फार्मर्स के बारे में लिखते थे, वो लिखते थे ऑल अबाउट बेसिक ह्यूमन नीड्स के बारे में लिखते थे, बहुत कॉमन एस्पेक्ट्स पे वो पोइट्रीज लिखते थे। और अगर सैमुअल टेलर कॉलरिज की मैं बात करूँ तो वो लिखते थे ऑन दी एस्पेक्ट्स ऑफ सुपर नेचुरलिज्म। तो सुपर नेचुरलिज्म मेन उनका थीम हुआ करता था। जॉन कीट्स और लॉर्ड बायरन, दीज आर व्हाट वी कॉल द यंग रोमांटिक राइटर्स, द यंग रोमांटिक पोइट्स। रोमांटिक पोइट्स में अगर नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड सदे। यंग रोमांटिक पोइट्स में आपके पास नाम आता है पीवी शैली, जॉन कीट्स एंड लॉर्ड बायरन। ये ध्यान रखिएगा। So the father of English literature, the father of romantic poetry is none other than William Wordsworth. Clear है? So hopefully ये aspect आपको clear हो गया होगा। You must have known all about the romantic poets, उनके basic important works के बारे में, उन works के बारे में जो अभी तक unknown है या इतने popular नहीं है, वो भी हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। Clear है? Next question we do have is, which romantic poet is associated with the negative capability? कौन सा poet है among these following poets who is associated with negative capability? अब सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले you must know कि negative capability होता क्या है। Negative capability is basically a kind of capacity, a kind of mindset of a poet जो कि uncertain situation में भी अपने आप को enough capable समझता है to write down anything। तो artistically जो person बहुत ज़्यादा perfect होता है और जिसे uncertain condition या situations से जो affect नहीं होता है, that is negative capability। इसका definition भी मैंने लिखा है, description भी मेरे पास है। तो यहाँ पे हमारा सीधा सा आंसर है negative capability is associated with none other than John कीट्स। ठीक है, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी सीधा सा जॉन कीट्स से एसोसिएटेड है। अब नेगेटिव कैपेबिलिटी होता क्या है, इसका छोटा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि डेफिनेटली अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जब क्वेश्चन समझ में आएगा, इन दैट केस वी कैन आंसर बेटर। तो ये देखिए, नेगेटिव कैपेबिलिटी Negative capability is the capacity of the artist to pursue idea of beauty, perfection and sublimity even when it leads them into intellectual confusion and uncertainty. So intellectually if the poet is confused, if the things are uncertain,
if he is not fixed mind, if he is not in the mood of concentration, in that negative condition, if the poet effectively writes or artistically writes all about the beauty, and perfectly he do, and he is on that mark of sublimity, in that case we can consider that poet कि हाँ उसमें negative capability है, he can handle the negativity in his artistic writings, he doesn't get affected by the negative circumstances. क्लियर है? आगे ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जॉन किट्स ने इसको यूज किया था 1870 में, 1817 में, सब्सिक्वेंटली यूज बाय पोएट्स, philosophers and literary theories to describe the ability to perceive and recognize truths beyond the reach of what Keats called consecutive reasoning. So this is what we call your negative capability, which is very important from the perspective of your exam. पता होना चाहिए आपको इस टर्म के बारे में. There are a lot terminology in English literature जिनका knowledge होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको, और जिनसे related question frequently आते हैं. Next question is, which romantic poet wrote when I have fears that, when I have fears that I may cease to be? Who among the following writers, who among the following poets wrote the poetry when I have fears that I may cease to be? When I have fears, I basically in this particular poetry, the poet wants to say कि अगर मेरी life span ही खत्म हो जाएगा, तो how would I be able to enjoy my life ahead? How would I be able to see the stars? How would I be able to breathe ahead? How would I be able to look around the beauty of the earth? Yeah, if I cease to be, cease to stop living, right? So when I have fears that I may cease to be is written by none other than John Keats. John Keats is called the pure romantic poet, the pure romantic poet who write about the things which are there around him, about nature, about mountains, about trees, about river. So he is the actual, the real romantic poet to whom we can call. जॉन कीट्स के बहुत सारे और बहुत ब्यूटीफुल हैं, अगर आपने पढ़े हों देखिएगा, यू मस्ट हैव गोन थ्रू विद हिज पर्टिकुलर ओड्स और पोइट्रीज, बहुत अमेजिंग है. ये वो पोइट्री है, सॉरी, this is the poetry, this is the beautiful poetry by John Keats जिसमें he's trying to describe see, I can read the very first line for you all. When I have fears that I may cease to be, when I have fears that I may cease to be, before my pen has gleaned my teeming brain. So what a beautiful line this is, before my pen has gleamed my teeming brain, right? So in this way John Keats writes this beautiful poetry. The question has been already asked in your examination and this can be asked in further exams. कोई भी लाइन पूछ सकते हैं इसमें से, और डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है दैट हु इज द राइटर ऑफ दिस फॉलोइंग लाइन. क्लियर है? तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा. बहुत अमेजिंग पोइट्री है, बहुत ब्यूटीफुल पोइट्री है. यू मस्ट हैव लाइक्ड इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who wrote the poem to a mouse? Who wrote the poem to a mouse which begins with the famous line, we slick it, sovereign, timorous beast? So यहाँ पे the poet directly wrote down this poetry to a mouse which is taken from a realistic incident. So to a mouse में होता क्या है? This beautiful poet, this amazing poet is none other than, पहले मैं आंसर बता देती हूँ. The writer of this poetry is Robert Burns. Robert Burns Scottish writer है, Scottish writer हैं, but he used to write in English. और रॉबर्ट बर्न्स ने ये पोइट्री तब लिखी जब उन्होंने रियल एक ऐसा एक्सपीरियंस फेस किया which hurt him a lot. Actually when he had been pluffing in his fields, जब वो प्लफ कर रहे थे in his fields, at that time he coincidentally unintentionally breaks the house of a mouse. और उस टाइम पे उनको उस चीज़ से हर्ट, वो चीज़ हिट हुई है. एक छोटा सा क्रिएचर जब अपनी कोई चीज़ बिल्ड करता है एंड सडनली द ह्यूमंस, द ब्रेन बिल्ड ह्यूमन, द पर्सन हु इज इनफ इंटेलिजेंट और quite sophisticated, in that condition if
a person hurt someone or to a mouse particularly, तो उस creature को कितना बुरा लगता है. हालांकि the mouse is not able to speak to you directly, पर हाँ रॉबर्ट बर्न्स को वो चीज़ बहुत बुरी लगी. और that's why in order to show his emotions, so in order to express his feelings, he wrote this particular poetry. So let's see, मैंने इसका छोटा सा description भी यहाँ पे तैयार किया है for you, ताकि आपको पता रहे कि ये पोइट्री किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है. रियलिस्टिक इंसिडेंट पे है ये पोइट्री. ओके, so here we have the little description of this poetry. To a Mouse is a poem which is written by Scotland's national poet. Question can be asked, who is the national poet of Scotland? He is Robert Burns. And next is, this was written in 1785. 1785 का ये publication है. And the poem speaker expresses sorrow for the animal's plight, कि how unintentionally a person can hurt an animal, or in that condition the animal is not able to show his plight, his pain, his sorrow, but the human, being a human, you must understand the plight of these animals. So यहाँ पे क्या करता है poet, accidentally destroy कर देता है a mouse nest. एक छोटा सा mouse का घर होता है, उसको accidentally he destroyed while he was pluffing. और यहाँ पे स्पीकर जो है वो एक्सपीरियंस करता है विद अ माउस एंड हिज एक्सप्रेशन ऑफ रिमोर्स टू एंड एडमिरेशन ऑफ इट. राइट, दिस इज ऑल अबाउट द पोइट्री. क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, जैसे कि मैंने बोला वेरी फर्स्ट लाइन से ही आपका एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है. दूसरा ये भी हो सकता है क्वेश्चन दैट व्हिच अमंग द फॉलोइंग पोइट्री बाय रॉबर्ट बर्न्स वाज रिटन ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंस. या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इन विच पोइट्री रॉबर्ट बर्न्स एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स, हिज इमोशन टूवर्ड्स एनिमल्स plight, their sorrow and their pain. क्लियर है? सो दिस वे एक क्वेश्चन में आपको मल्टीपल क्वेश्चंस यू कैन फाइंड आउट हियर. मेक इट नोट डाउन. ओके, स्कॉटिश पोइट्स और भी बहुत सारे हैं जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने आप में इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी डू हैव इज, हु रोट द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन? क्राई ऑफ द चिल्ड्रन किसने लिखा है? अभी तक के जो क्वेश्चंस थे, देर आर 4 क्वेश्चंस. those I have taken from romantic period, which is there in the first unit of your syllabus UPHESC. अब जो 5th क्वेश्चन है दैट आई हैव टेकन फ्रॉम विक्टोरियन एरा. ठीक है, विक्टोरियन एरा बिगिंस इन 1837 and it ended up in 1901 with the death of Queen Victoria. क्लियर है? तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको. सीधा सा अगर आपको पता है दैट दिस पोइट्री वाज रिटन बाय whom, can answer it directly. By the way, this poetry is written by Elizabeth Barrett Browning. Elizabeth Barrett Browning, if you know her, she is the wife of Robert Browning. रॉबर्ट ब्राउनिंग को इनके ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए जाना जाता है. ही रॉट अ लॉट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. अगर आपने पढ़ा है रॉबर्ट ब्राउनिंग को, मास्टर्स के सिलेबस में आता है. रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइट्रीज आर देयर प्रिस्क्राइब्ड इन योर मास्टर्स सिलेबस. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग बोथ आर स्पाउसेस टू ईच अदर. A.C. Swinburne, another Victorian poet who is well renowned, and Charles Dickens. इनको हम कैसे भूल सकते हैं? Charles Dickens is one among the greatest novelists of Victorian era, जिन्होंने विक्टोरियन सोसाइटी के रियल पिक्चर को रिप्रेजेंट किया है इन हिज नॉवल. उन्होंने सोशो इकोनॉमिकल जो भी डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन रिच एंड पुअर, वो यहाँ पे उन्होंने प्रेजेंट किया है. तो चार्ल्स डिकन्स इज अ बिग नेम इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. और अगर यूजीसी नेट के क्वेश्चंस आप उठा के देखोगे, चार्ल्स डिकन्स के जो पर्टिकुलर नॉवेल्स हैं उनमें से क्रोनोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखने को. क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन, character based questions, great expectation, if you have seen or if you have read his novel, उसमें से बहुत सारे questions हैं. ठीक है, bleak house, there are a lot question you can find from this particular writer. He is a big name, right? So the Cry of Children is written by Elizabeth Barrett Browning. इस particular poetry में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने उन बच्चों के प्लाइट को शो किया है जिनसे लेबर करवाया जाता है. चाइल्ड लेबर से रिलेटेड ये पोइट्री. चाइल्ड जो होता है, एक बच्चा जो होता है, इन अर्ली एज इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम और हर एजुकेशन, अगर आप उसे लेबर में लगा देते हो, काम में लगा देते हो, अर्न मनी इन ऑर्डर टू फुलफिल योर डिजायर्स, तो उस केस में वो बच्चे कितने प्लाइटफुल होते हैं, उनकी कंडीशन कितनी
अटिक होती है, कितनी मिजरेबल कंडीशन से वो गुजरते हैं. So that has been shown here in this poetry by Elizabeth Barrett Browning. If you want to look towards the description, I have also written it here. देखो. So see, you can see the description over here. The Cry of the Children by Elizabeth Barrett Browning. It was published in August 1843. You must know the chronology, date of publication of each of poetry. And this was published in Blackwood's magazine, and it examines children's manual labor forced upon them by their exploiters. तो किस तरीके से जो exploiters हैं पे लेबर फोर्स करते हैं, उनको फोर्सफुली वर्क कराते हैं, फिजिकल वर्क कराते हैं, उन्हें मेंटली टॉर्चर करते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी. विक्टोरियन एरा में जो फिजिकल टॉर्चर किया जाता है अपॉन दी चाइल्ड और अपॉन दी पुअर क्लास पीपल, अपॉन दी पुअर फैमिलीज और दी फीमेल्स ऑफ पुअर क्लास पीपल, उस चीज़ को डेफिनेटली दिखाया जाता है, शो किया जाता है बाय द विक्टोरियन पोइट्स. चार्ल्स डिकन्स उसमें वन अमंग द फर्स्ट है. क्लियर है? इस तरीके से यू कैन रीड द डिस्क्रिप्शन ओवर हियर, यू कैन मेक इट राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन वी डू हैव इज फ्रॉम द सेम मॉडर्न एरा से हमारे पास क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्सफोर्ड मूवमेंट्स, देयर आर अ लॉट मूवमेंट्स विच आर देयर इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. बहुत सारे मूवमेंट्स आपको देखने को मिले, अलग अलग जगह पे मूवमेंट्स हुए हैं टू चेंज और टू ब्रिंग सम चेंजेस इनटू द सोसाइटी और इनटू द रिलीजन, राइट? तो उनमें से एक है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. अब ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर आपको ऑक्सफोर्ड मूवमेंट ही नहीं पता होगा, then you are not able to answer this question very easily. But yes, if you know what is this Oxford movement, then you can answer it. ठीक है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, फिर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन विल गो विद. सो ये रोमन कैथोलिक रिलीजन से रिलेटेड है. ये है, जब से प्रोटेस्टेंटिज्म इंग्लैंड में हावी होता है, रोमन कैथोलिक जो चर्च है उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस, उसके बेसिक जितने भी टर्म्स है वो थोड़े फेड होने लगे थे, जिसकी वजह से जो पीपल, जो रिनाउंड लोग हैं, द क्लर्जीज हु आर इन सपोर्ट ऑफ रोमन कैथोलिसिज्म, तो वो दोबारा से इस रिलीजन को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं. और उसी मूवमेंट को बोला जाता है द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, which was because this movement was taken place in ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे मूवमेंट्स हैं इन द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले. दिस इज व्हाट वी हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट. 19th सेंचुरी से है, सेंटर्ड करता है इन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड. इट सॉट अ रिन्यूअल ऑफ कैथोलिक्स और रोमन कैथोलिक. तो रोमन कैथोलिक रिलीजन को रीस्टैब्लिश, रीइंस्टेट या फिर रिवाइव करने की एक कोशिश थी इन दिस मूवमेंट, which was basically led by the people who are there in Oxford University who supported Catholic Church or Roman Catholic Church. Clear है? If you have gone through with the history of English literature, तो आप डेफिनेटली आपको पता होगा किस तरीके से रिलीजियस चेंजेस, ड्रास्टिक रिलीजियस चेंजेस आपने इंग्लैंड में देखे हैं, यूरोप में देखे होंगे. अर्लियर देयर वाज जस्ट पैगन्स वर देयर, देन रोमन कैथोलिसिज्म केम. ठीक है, उसके बाद में प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन आता है, रिलीजन पूरी तरीके से रिफॉर्म हो जाता है, प्रोटेस्टेंटिज्म बिगेन, प्योरिटन्स वर देयर. तो आपने देखा होगा बहुत सारे रिलीजियस एस्पेक्ट्स, बहुत सारे रिलीजियस ड्रास्टिक circumstances you must have seen in England if you have read about the history of English literature. Next question is, who among following was the Queen of England during Victorian era? Victorian era के टाइम पे डेफिनेटली, जब एरा का नाम ही विक्टोरियन है तो आप सीधा सा आंसर कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑप्शन में कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा. द फर्स्ट वी हैव एन विक्टोरिया, सेकंड इज अलेक्जेंड्रियन विक्टोरिया. ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, बट नो नीड टू वरी अबाउट इट बिकॉज द डायरेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज Alexandria Victoria was the Queen of England, and she became the Queen of England in 1837 and she died in 1901. That is why the period from 1837 to 1901 is what we call Victorian era. Clear है? अच्छा, ages के बारे में you must study about.
बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. अगर आपको एजेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या उनके एराज के बारे में नहीं पता, कैन नॉट गो विद द राइटर्स डायरेक्टली, राइट? यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द राइटर प्रॉपरली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉरी. Next question we do have is, which literary genre was dominant during Victorian age? Victorian era के टाइम पे जो मेजर genre in English literature जो prominent था, उसका डायरेक्ट नेम आपको यहाँ पे बताना है. If you have come up with all these genres तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं. विक्टोरियन एरा में जो prevalent genre था, that is novel. Drama was prevalent in Renaissance period, in Elizabethan period, राइट? पोइट्री हैड बीन ऑलवेज देयर इन इंग्लिश लिटरेचर. शुरुआत ही हमारी पोइट्री से होती है. अगर इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत माने तो सबसे पहला जो जॉनरा आता है इन इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज योर एपिक पोइट्री, जो कि बियोवुल्फ है, राइट? एंड प्रोज. पोइट्री के बाद में प्रोज आता है. पहले पोइट्री था प्रेवलेंट, फिर प्रोज बिगिन, देन ड्रामा, एंड देन नोवेल, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. क्लियर है? तो इस तरीके से जॉनरास भी आपको पता होने चाहिए कि किस एरा में कौन सा जॉनरा इन इंग्लिश लिटरेचर प्रोमिनेंट था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेट एग्जीबिशन हेल्ड. ग्रेट एग्जीबिशन था क्या, पता होना चाहिए. सो ग्रेट एग्जीबिशन मैं बता देती हूँ. 1851 में बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया गया था. ऑर्गेनाइज इसको किया था प्रिंस एल्बर्ट ने, हु वाज द हस्बैंड ऑफ क्वीन विक्टोरिया. और ये एग्जैक्टली ऑर्गेनाइज किया गया था इन द क्रिस्टल पैलेस ऑफ लंदन. लंदन में हाइड पार्क नाम से एक जगह है जहाँ पे क्रिस्टल पैलेस है, वहीं पे एग्जीबिशन किया गया था, ग्रेट एग्जीबिशन, इन 1851. अब जो पर्पस था इस एग्जीबिशन के पीछे वो ये था कि थ्रू आउट वर्ल्ड जितने भी क्रिएटिव चीज़ें हैं वो उस एग्जीबिशन में एग्जिबिट की जाए. सो ऑल द आर्टिस्टिक things or the creative things, all the knowledgeable things were used in this exhibition throughout world, not in England only. England के अपार्ट जो अब्रॉड जो फॉरेन कंट्रीज थी, वहाँ से भी नए नए जितने भी आर्टिस्टिक क्रिएशंस थे वो यहाँ पे एग्जिबिट हुए थे इन 1851. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जीबिशन है. और यहाँ पे विक्टोरियन एरा में जो ये एग्जीबिशन बेसिकली जो हुआ था, दैट इज इन ऑर्डर टू शो कि इंग्लैंड कितना फ्लरिश कर रहा है, इंग्लैंड में कितनी प्रोमिनेंस, कितना प्रोस्पैरिटी स्प्रेड आउट हो रही है, इंग्लैंड कितना वाइड स्प्रेडेड है, कितने क्रिएटिव लोग आते हैं, और कितना चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रू कर रही है, बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रही है वहाँ पे चीज़ें. दैट हैज़ बीन शोन हियर इन ग्रेट एग्जीबिशन. क्लियर है? ये डिस्क्रिप्शन है ये छोटा सा यहाँ पे. सो ग्रेट एग्जीबिशन वाज हेल्ड इन 1851 एंड इट वाज हेल्ड इन द पर्पस बिल्ट क्रिस्टल पैलेस इन हाइड पार्क लंदन. सो आपको ये भी पता होना चाहिए व्हेन इट वाज हेल्ड इन क्रिस्टल पैलेस इन हाइड पार्क लंदन टू शोकेस द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन इंजीनियरिंग, साइंस एंड दी आर्ट. तो मतलब हर फील्ड से जो भी इफेक्टिव एस्पेक्ट्स, जो भी इफेक्टिव वर्क था, दैट वाज शोन हियर, and as well as objects of cultural significance from Britain and abroad. Now, sir, Britain was involved into it. Otherwise, the rest countries, the abroad countries, foreign countries are also there. Running from May to October. अब ये जो exhibition था ये मई से, from May to October, it was scheduled, right? And the exhibition was a huge success with more than 6 million people marveling at the curiosities on show. क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जीबिशन. क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन आर नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस ग्रेट एग्जीबिशन. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास आता है फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट. फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट कब आया था इन इंग्लैंड? सो फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट केम इनटू इंग्लैंड इन 1835. 1835 में फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट आया था जिसमें इलेक्ट्रोल या फिर वोटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी
को चेंज उनमें चेंजेस लाने के लिए ये एक्ट ये रिफॉर्म एक्ट लाया गया था इन पार्लियामेंट, ताकि जो इलेक्ट्रल जितने भी पार्लियामेंट्री इलेक्ट्रल जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें कुछ चेंजेस लाए जा सके, कुछ पॉजिटिव टर्न्स किए जा सके वहाँ पे, तो इस वजह से ये एक्ट लाया गया था। यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन यू डू हैव। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1835, पीपल एक्ट 1835 भी बोला जाता है इसको, ऑल्सो नोन एज द रिफॉर्म एक्ट 1835, ग्रेट रिफॉर्म एक्ट भी बोला जाता है और फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट भी बोला। क्वेश्चन में नाम कोई भी हो, अल्टीमेटली रिफॉर्म एक्ट ही है, फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट। दिस वाज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट of the United Kingdom that introduced major changes to the electoral system. The electoral system, voting system में जितने भी major changes आए वो इस एक्ट की वजह से आए of England and Wales. It reappropriated constituencies to address the unequal distribution of seats and expanded franchisee by broadening and standardizing the property qualification to। तो सारी चीज़ों में चेंजेस आए, जहाँ पे इनइक्वालिटी थी, इनजस्टिस थी, चीज़ें मैनेजेबल नहीं, इलेक्ट्रॉल या वोटिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं था, तो इन सब से रिलेटेड ये चेंज इसमें आया था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्ट, द फर्स्ट रिफॉर्मेशन एक्ट। अच्छा, देयर आर अ लॉट एक्ट्स व्हिच आर देयर इन पार्लियामेंट, और जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डेफिनेटली सोसाइटी पे पड़ता है, और उसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिटरेचर में भी डेफिनेटली देखने, क्योंकि लिटरेचर बेसिकली इज द प्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी, ऑफ सोसाइटी, सो व्हाटएवर देयर इज इन सोसाइटी उसका इम्पैक्ट आपको लिटरेचर पे देखने को पक्का मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। Who started psychological novels in Victorian age? विक्टोरियन एज में साइकोलॉजिकल नॉवेल्स किसने शुरू की? Who is the first and foremost prominent writer who began psychological novel in Victorian era? सीधा आंसर इसका है जॉर्ज इलियट। ये चारों ही राइटर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम आर वेरी इंपॉर्टेंट। जॉर्ज इलियट, जेन ऑस्टन, कौन नहीं जानता, रोमांटिक एरा की वन अमंग द बिगेस्ट नेम इन द नॉवेल्स। नॉवेल्स में अगर जेन ऑस्टन का आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ा है, सेंस एंड सेंसिबिलिटी पढ़ा है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर राइटर से। मैरी एजवर्थ इज देयर, एंथनी ट्रोलॉप इज देयर। सो साइकोलॉजिकल नॉवेल्स आर दोज which represents the inner psychic of a character। अगर पहले के नॉवेल्स या ड्रामाज आप देखते हो तो उसमें कैरेक्टर दिखाया जाता है, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शो किया जाता है, वो सोशली कितना ज़्यादा सही है, गलत है, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, दैट हैव बीन शोन इन दी राइटिंग्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन यहाँ पर विक्टोरियन एरा जैसे जैसे शुरू होता है, एट द एंड ऑफ द रोमांटिक एरा, अगर आप जेन ऑस्टन के नॉवेल्स भी पढ़ोगे, वहाँ पे कैरेक्टर्स की साइकी को प्रेजेंट किया जाता है, उन्हें उनकी इनर मेंटालिटी, उनके इनर थॉट्स को रिवील किया जाता है। एग्जैक्टली बीइंग एन इंडिविजुअल, हाउ अ पर्सन थिंक्स, हाउ अ पर्सन रिएक्ट्स, हाउ ही इज देयर इन द सोसाइटी। तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से नॉवेल्स वो बीइंग स्टार्टेड इन एट द एंड ऑफ रोमांटिक एरा। विक्टोरियन आते आते ये प्रेवलेंट हो जाता। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल नॉवल में विक्टोरियन एरा के टाइम पे साइकोलॉजिकल नॉवेल्स की शुरुआत करने वाली जॉर्ज एलियट थी। जॉर्ज एलियट का रियल नेम क्या है, दैट इज योर टास्क टू फाइंड आउट व्हाट इज द रियल नेम ऑफ जॉर्ज एलियट। दिस इज हर अनदर नेम, स्यूडोनिम जिसको हम बोल सकते हैं फॉल्स नेम। अब उन्होंने फॉल्स नेम ऑप्ट क्यों किया वो भी आपको जान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which English writer presented the doctrine of art for art's sake? आर्ट फॉर आर्ट सेक का डॉक्ट्रीन किसने रिप्रेजेंट किया? अब आर्ट फॉर आर्ट सेक का मतलब जब तक आपको पता नहीं होगा, यू आर नॉट एबल टू आंसर इट प्रॉपर। आर्ट फॉर आर्ट सेक क्या होता है? आर्ट फॉर लाइफ सेक, आर्ट सेक, देयर आर अ लॉट मोर। आर्ट फॉर आर्ट सेक मीन्स while you write creative work, while you create something creative, at that time you are doing this particular work, this creative work for art only, not to impress others, not for moralistic purposes। जब आपका सिर्फ आर्ट को क्रिएट करने का पर्पस आर्टिस्टिक ही होता है,
ब्यूटी ही होता है, एस्थेटिक ही होता है. एट दैट टाइम यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द मॉरल पर्पसेस बिहाइंड राइटिंग दैट पर्टिकुलर वर्क. तो वो आर्ट फॉर आर्ट सेक होता है. कई बार आपको आर्ट जो भी जितनी भी लिटरेचर में राइटिंग्स मिलेंगी, दोज आर रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव टू establish a moral, to teach the people moral lessons, राइट. तो मॉरल लेसन्स या लाइफ पर्सपेक्टिव से या किसी को कुछ टीच करने के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखा जाता है. आर्ट फॉर आर्ट से द आर्ट, द क्रिएटिविटी इज फॉर ब्यूटी, फॉर एस्थेटिसिज्म, नॉट टू टीच समवन. तो आर्ट फॉर आर्ट से का प्रेजेंटेशन जो किया था, इस डॉक्ट्रीन का जो प्रेजेंटेशन किया था इन विक्टोरियन एरा, ही इज वॉल्टर पेटर. ऑस्कर वाइल्ड के वर्क्स में भी आपको आर्ट फॉर आर्ट से एक जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलेगा. जेन ऑस्टन, अबाउट हुम आई मेंशन्ड इन जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन. चार्ल्स डिकन, अबाउट हुम आई हैव डिस्कस्ड. क्या, सो यू मस्ट हैव नोन ऑल दीज मूव्स. ये जितने भी आपके नई नई क्रिएटिव चीज़ें आ रही हैं, किस तरीके से लिटरेचर में चेंजेस आए हैं, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक अब किस तरीके से ये परस्यू हो रहा है, लीड ऑन कर रहा है, एवरीथिंग यू मस्ट नो. Okay. Which theory was presented by Charles Darwin? Charles Darwin, अगर विक्टोरियन एरा में जो प्रोमिनेंट फिगर्स के बारे में हम बात करें, चार्ल्स डार्विन का नाम लीड ऑन आता है. अब चार्ल्स डार्विन ने कौन सा अपना वर्क दिया था? Which particular work was the best contribution by Charles Darwin? आपको पता होना चाहिए. तो यहाँ पे उन्होंने जो प्रेजेंट किया था, कौन सी थियोरी प्रेजेंट की? द थियोरी ऑफ इवोल्यूशन. The theory of evolution, that how men was there on earth, किस तरीके से ह्यूमन जो है फ्रॉम अ मंकी फॉर्म टू अ ह्यूमन फॉर्म, किस तरीके से इवोल्यूशंस हुए, किस तरीके से चेंजेस आए, किस तरीके से इंसान इंसान बना. दैट हैज बीन शोन हियर इन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का एक बहुत प्रोमिनेंट वर्क है, विच इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन दी स्टडीज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जहाँ पे विक्टोरियन एरा में एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है ऑन रिलीजन. उससे पहले सब लोग यही समझते थे दैट गॉड इज देयर बिहाइंड आवर बर्थ, दैट गॉड इज देयर हु क्रिएटेड अस. बट यहाँ पे चार्ल्स डार्विन ने पूरी थ्योरी को ही पलट दिया था. दैट्स वाई आप विक्टोरियन एरा में अगर नॉवेल्स को पढ़ेंगे तो साइंस और रिलीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा. क्लियर है? So you must know about this person, Charles Darwin, about his contribution, the best work of his, and theory she was given. Okay, so next is, who is known as the father of modern drama? Modern era की शुरुआत हो जाती है यहाँ पे. Romantic, Victorian, modern. Modern era की शुरुआत होती है with the end of your Victorian era, 1901 to 1950 or 45 it must be. 1945, 1945 to 1000. This is what we call the postmodern era. So this is modern era. मॉडर्न एरा आफ्टर विक्टोरियन एरा से शुरुआत होती है, जहाँ पे साइंस और रिलीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे, रियलिटी और फिक्शन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे. ठीक है. सो यहाँ पे इन द मॉडर्न एरा पर्टिकुलरली द पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग रिलीजन, साइंस में बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस हो रहे थे, नई नई रिसर्च हो रही थी, लोगों के नए नए डाउट्स क्रिएट हो रहे थे. मतलब ह्यूमन बिगेन टू बी इन अ फ्लक्स ऑफ कंफ्यूजन कि ये सही है या ये सही है. ठीक है. तो यहाँ पे मॉडर्न एरा के जो फादर ऑफ ड्रामा माने जाते हैं, मॉडर्न ड्रामा, ही इज नन अदर देन हेनरिक इब्सन. हेनरिक इब्सन का डेफिनेटली आपने डॉल्स हाउस पढ़ा होगा. ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में इनका नॉवल आता है डॉल्स हाउस. फेमिनिस्ट या फीमेल पर्सपेक्टिव से उन्होंने यहाँ पे लिखा था. द लीड कैरेक्टर ऑफ द नॉवल इज नोरा, जो कि अपनी आइडेंटिटी के लिए शी रेज्ड हर वॉइस. ठीक है. जॉर्ज बर्नार्ड शो, जीबी शो, डेफिनेटली यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम, राइट. जॉन गाल्शवर्दी एंड सैमुअल बेके, किसने इनका नाम नहीं सुना होगा? सैमुअल बेके, वेटिंग फॉर गॉडो, बहुत प्रोमिनेंट ड्रामा है. इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रामा है. ब्रेथ है इनका, बहुत छोटा सा इनका एक ड्रामा है ब्रेथ. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑल दीज राइटर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम. एंड द फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा इज हेनरिक इब्सन. ठीक है, इस ध्यान में रखिए. ओके. टी.एस. एलियट,
T.S. Eliot got the Nobel Prize in the year? अब यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, 1913, 1948, 1925, 1923। ये चारों ही ऑप्शन बेसिकली अगर हम देखें तो 1913 में who won the Nobel Prize? The one and only person from Asia in 1913, the first person from Asia, the first Indian won Nobel Prize in English literature in 1913. आइडिया आ गया होगा, द ओनली पर्सन हु वॉन नोबेल प्राइज टिल नाउ, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज जीता था 1913 में। टीएस इलियट की अगर मैं बात करूं, टीएस इलियट वॉन द नोबेल प्राइज इन इंडिया नोबेल प्राइज इन इंग्लिश लिटरेचर इन 1948। आपको ये सर्च करना है 1925 में किसको नोबेल प्राइज मिला था और 1923 में किसको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, सो ऑल दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई से भी ईयर से आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैन बी दिस कि 1948 में नोबेल प्राइज किसको मिला, हु वॉन द नोबेल प्राइज इन 1948, 1925, 1923, 1930। ठीक है, या फिर डायरेक्ट जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, टीएस इलियट को नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला था। क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग, आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी होनी। ओके, द मूवमेंट एसोसिएटेड विद मॉडर्निज्म इज। अब मॉडर्निज्म में इन तीनों मूवमेंट्स में से कौन सा पर्टिकुलरली एसोसिएटेड है? डाडाइज्म, पॉलिज्म और वॉटिसिज्म। अब ये तीनों ही मूवमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जाम इज वेरी आपको पता होना चाहिए डाडाइज्म क्या होता है, आपको पता होना चाहिए वॉटिसिज्म क्या होता है, सिंबोलिज्म क्या होता है। मॉडर्निज्म जो, अगर मॉडर्न एरा की मैं बात करूँ, पर्टिकुलर सिग्निफिकेंटली जो मूवमेंट एसोसिएटेड है मॉडर्न एरा से, दैट इज सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म इज बेसिकली एसोसिएटेड विद सिंबल्स, कि किस तरीके से राइटर्स यूज सिंबल्स इन देयर वर्क टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, टू एक्सप्रेस देयर साइकिक इनर व्यू, to express their emotions. So symbols have been used by the poets by in their work particularly. ठीक है, तो सिग्निफिकेंट ये मूवमेंट्स है जिसमें ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कौन से मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, किसने इनको शुरू किया, किससे ये एसोसिएटेड है, क्लियर है, और किसके कॉन्ट्रास्ट में कौन सा पर्टिकुलर मूवमेंट शुरू हुआ। ओके, डी.एच. लॉरेंसेस नॉवेल्स आर मोस्टली सेट इन। अब ये जो क्वेश्चन है ये नेट में भी आया हुआ है, ये डी.एच. लॉरेंस से रिलेटेड नहीं आया हुआ है, आर के नारायण की सेटिंग्स पूछी गई है। आर के नारायण की नॉवेल्स की सेटिंग कहाँ पे होती है पता होना चाहिए आपको। टॉमस हार्डी की नॉवेल्स की सेटिंग या फिक्शनल कौन सा प्लेस वाज बीइंग क्रिएटेड बाय टॉमस हार्डी, और आर के नारायण ने कौन सा फिक्शनल प्लेस क्रिएट किया है इन हिज वर्क्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो डी.एच. लॉरेंस के नॉवेल्स में पर्टिकुलर सेटिंग मोस्ट प्रोबेबली जो आपको मिलेगी वो मिलेगी नॉटिंगम शायर की। तो नॉटिंगम शायर के अलावा आपको पता होना चाहिए कि डी.एच. लॉरेंस, आर के नारायण या फिर टॉमस हार्डी और भी बहुत सारे राइटर्स हैं जहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर प्लेस या फिक्शनल प्लेस को इन्वेंट किया है इन देयर वर्क। क्लियर है, तो इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन, अच्छा दीज क्वेश्चंस आर जस्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऑप्शंस कैसे आते हैं, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए। क्या, one second. Question number 18 we do have the phrase only connect. The phrase only connect is the epigraph of which novel of E.M. Forster? तो E.M. Forster के कौन से नोवेल में only connect is the epigraph? यहाँ पे PF नहीं है, this is OF. Yeah, make it right. Which novel of E.M. Forster? E.M. Forster के कौन से नोवेल में only connect phrase is prominent? तो only connect का मतलब क्या होता है, you must know विद गूगल, और पता होना चाहिए कि ओनली कनेक्ट होता क्या है और E.M. फोस्टर के कौन से नॉवल में ये प्रोमिनेंट है। ठीक है, ऑल दीज नॉवेल्स हैव बीन रिटन बाय E.M. फोस्टर, द लॉन्ग जर्नी, पैसेज टू इंडिया, होवर्ड्स एंड मॉरल्स। सारे नॉवेल्स एक्सेप्ट लॉन्ग जर्नी, इसमें से क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा है, बाकी पैसेज टू इंडिया, होवर्ड्स एंड मॉरल्स, इन तीनों में से आपके नेट में क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में आते हैं।
तो यहाँ पे ओनली कनेक्ट इज एसोसिएटेड विद योर हार्वर्ड्स एंड। हार्वर्ड्स एंड में बेसिकली देयर आर 3 लीनियर फैमिलीज, 3 फैमिलीज हैं, and these 3 families represent different socio-economic background. The one family is very rich, the another is middle, the third one is very poor. ठीक है, और कौन सी ऐसी चीज है, द ओनली कनेक्ट विच एक्चुअली यूनाइटेड देम ऑल। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल ओनली कनेक्ट, द ओनली पॉइंट वेयर दीज 3 families connect to each other, close connect to each other, where the 3 families come on a single standpoint। क्लियर है, so that is only connect। इसका और भी स्टडी आप कर सकते हो। नॉवल किस बारे में, डेफिनेटली यू मस्ट नो। कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, कई बार कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते। ठीक है, ओके। हु कॉइन्ड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टर्म है वो किसने कॉइन किया है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो पर्टिकुलर जॉनरा है, जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है, आपको मोस्टली जितने भी मॉडर्न नॉवेल्स है उसमें देखने को मिलेगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बेसिकली मैं पहले बता देती हूँ, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय विलियम जेम्स। ठीक है, विलियम जेम्स ने इसको कॉइन किया था, बट जेम्स जॉयस, हेनरी जेम्स एंड जेम्स स्टुअर्ट मिल, आपको इन सबके वर्क्स में ये पर्टिकुलर टर्म देखने को मिलेगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम का मतलब इज अ रिवर, flawless river, spontaneous. So spontaneity of consciousness have been shown in these novels, in their novels, and this term was coined by William James। Basically stream of consciousness का मतलब होता है कि हमारे ब्रेन में देर आर लेयर्स। ठीक है, जब हम कॉन्शियस होते हैं, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, उसमें से हम कितना कॉन्शियस होते हैं, कितना सबकॉन्शियस और कितना अनकॉन्शियस, राइट? कॉन्शियस माइंड राइट नाउ इफ यू आर वर्किंग सम ऑन समथिंग विद कॉन्सेंट्रेशन, आपको पूरा दिमाग उसी में है। सबकॉन्शियस ऑन द बैक ऑफ द माइंड, देयर मस्ट बी गोइंग ऑन डेफिनेटली। अगर कोई भी इंसिडेंट आपके सामने आ गया, उससे रिलेटेड मेमोरीज आपके बैक ऑफ द माइंड शुरू हो जाती है। अनकॉन्शियस माइंड, वेल यू आर नॉट, यू आर नॉट मेकिंग योर सेल्फ कॉन्शियस इनफ कि ठीक है, जिस वर्क में आपका कंसंट्रेशन नहीं बनता है, या जिस वर्क में आपका मन नहीं लगता है, दिमाग नहीं लगता है, एट दैट टाइम यू आर अनकॉन्शियस। तो ये लेयर्स ऑफ माइंड है, दे आर देयर इन आवर ब्रेन। वो एग्जैक्टली रिवील की थी इन राइटर्स ने अपने वर्क्स में। क्लियर है? सो विलियम जेम्स हैव कॉइन्ड दिस टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, कौन कौन से राइटर्स के वर्क्स में ये प्रेवलेंट है, कौन सी ऐसे वर्क्स है। अच्छा, जेम्स जॉयस का अगर वर्क आप देखेंगे तो देर आर 2 वर्क्स। नाउ फाइंड आउट द नेम ऑफ दोज 2 वर्क्स बाय विलियम बाय जेम्स जॉयस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक का नाम मैं बता देती हूँ, दैट इज यूलिसिस। ठीक है, द वन इज यूलिसिस, बहुत प्रोमिनेंट वर्क है। इसके कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं और डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड प्लस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मेजर इसमें यूज है, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जेम्स स्टुअर्ट मिल या फिर हेनरी जेम्स, इन सब के वर्क्स में आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये देखने को मिलता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, यूसेज पता होना चाहिए, कौन कौन से मेजर राइटर्स हैं जिसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया है। ओके, सो द ड्रामा ऑफ आइडियाज इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्रामा ऑफ आइडियाज। आइडियाज का ड्रामा किसको बोला जाता है? सेंटिमेंटल ड्रामा, डार्क प्ले, प्रॉब्लम प्ले, किचन सिंक ड्रामा। इन चारों में से द ड्रामा ऑफ आइडियाज। ठीक है, अगर आप इन सारे सबका डेफिनेशन जानते हो कि सेंटिमेंटल ड्रामास कौन से होते हैं जहाँ पे सेंटिमेंट्स हैव बीन शोन बाय द कैरेक्टर्स ऑन स्टेज। ठीक है, डार्क प्ले, द प्लेस विच आर हैविंग हिडन मीनिंग समवेयर। ठीक है, और सम सैड रियलिटीज टू लाइफ हैव बीन शोन। किचन सिंक ड्रामा इज ऑल रिलेटेड टू मिडिल क्लास फैमिलीज और द पुअर क्लास फैमिलीज। ठीक है, जिसमें लुक बैक इन एंगर, शायद आपने जॉन ऑसबॉर्न का अगर स्टडी किया है, दैट इज किचन सिंक ड्रामा। So the drama of ideas is problem play. ठीक है, so the drama of ideas are problem play। problem play को drama of ideas बोला जाता है। इन सबके definitions आपको पता होनी चाहिए, कौन सा ड्रामा पर्टिकुलर कौन से जॉनरा से बिलोंग करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। यू कैन मेक इट राइट डाउन, मेक नोट्स रिलेटेड टू दीज टाइप्स ऑफ ड्रामास। पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर राइटर या प्ले राइट कौन से पर्टिकुलर जॉनरा से एसोसिएटेड है। ठीक है,
नेक्स्ट इज हु इज कंसिडर्ड अ प्रोमिनेंट पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश प्ले राइट? पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश प्ले राइट, प्रोमिनेंट पोस्ट मॉडर्न। सो पोस्ट मॉडर्न में ज्यादातर ये लोग आते हैं, हैरोल्ड पिंटो, सैमुअल बेके, टॉम स्टूपर्ट, टेनेसी विलियम्स। पोस्ट मॉडर्न ड्रामा का सबसे मेजर जो आपको देखने को मिलेगा इनके कैरेक्टर्स में, पोस्ट मॉडर्न ड्रामास के कैरेक्टर में, दैट दे पुट क्वेश्चंस टू एवरीथिंग, they put question to their own existence, their own ideology, their own idealism, मतलब everywhere there is a question, absurdity have been shown here, meaninglessness of life have been shown। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पोस्ट मॉडर्न ड्रामा में देखने को मिलेगी। पर यहाँ पे अगर पोस्ट मॉडर्न के प्रोमिनेंट फिगर की हम बात करते हैं, सो ही इज नॉन अदर देन टॉम स्टूपर्ट। टॉम स्टूपर्ट ने बहुत सारे अपने ड्रामाज में कंट्रीब्यूशन दिया है, जहाँ पे आपको इंडिविजुअलिस्टिक जो आइडेंटिटी है उस पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एब्सर्डिटी आपको देखने को मिलेगी, मीनिंगलेसनेस टू लाइफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, डीकंस्ट्रक्टेड जो थ्योरीज हैं टू लाइफ, कि लाइफ इज ऑल जस्ट मेस, देयर इज नो मीनिंग ऑफ लाइफ। सो ये सब कुछ आपको आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने सैमुअल बेके का वेटिंग फॉर गॉडो अगर आपने देखा है या उसको पढ़ा है, तो आपको डेफिनेटली पता होगा देयर आर टू कैरेक्टर्स इन द ड्रामा। ठीक है, दोनों ही कैरेक्टर्स आर पुटिंग क्वेश्चंस टू देयर आइडेंटिटी, दे आर वेटिंग फॉर सम गॉडो हु इज नॉट नोन टू देम। ठीक है, और उनको ये भी नहीं पता वो कब अपीयर होगा, बट दे हैव बीन वेटिंग ओनली ऑन द स्टेज एंड वेटिंग सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। क्लियर है? सो यहाँ पे आपके पास पोस्ट मॉडर्न जो प्ले राइट है, प्रोमिनेंट इंग्लिश प्ले राइट, दैट इज टॉम स्टूपर्ट। क्लियर है? बाकी राइटर्स का भी आपको पता होना चाहिए कि हाउ दे आर इम्पोर्टेंट इन द फील्ड। हैरोल्ड पिंटर के बहुत सारे, जैसे बर्थडे पार्टी, डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which play is often cited as a prime example of postmodern drama? प्राइम एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्न ड्रामा, मैंने अभी टॉम स्टूपर्ट का नाम बताया था, तो टॉम स्टूपर्ट का ही है रोजेनक्रैंज एंड गिल्डरस्टर्न। अब रोजेनक्रैंज एंड गिल्डरस्टर्न आर डेड, सो बोथ द कैरेक्टर्स हैव बीन टेकन फ्रॉम हैमलेट, द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। दोनों कैरेक्टर्स ही वहां से ऑप्टेड है, एंड हाउ दे मेट विद देयर डेथ, this has been shown by Tom Stupard here। बाकी वेटिंग फॉर गॉडो, सैमुअल बेके, ग्लास मैनेग्रे एंड बर्थडे पार्टी, हैरोल्ड पिंटर। तो ये चारों ही ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लिख लीजिए एंड जस्ट गो थ्रू विद द समरी ऑफ दीज ड्रामास। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन थीम इन पोस्ट मॉडर्न ड्रामा? पोस्ट मॉडर्न ड्रामा में ड्रामा की मोस्ट कॉमन थीम के बारे में आपको बताना है। सो रोमांटिक आइडियलिज्म, इट कांट बी। अगर हम पोस्ट मॉडर्न की बात करें तो रोमांटिसिज्म जैसा कुछ नहीं आता है इसमें। एब्सोल्यूट ट्रूथ, नॉट एट ऑल, there is no word of absolute truth in a postmodern era। fragmentation of identity can be, historical accuracy it cannot। तो ये तीनों तो बिल्कुल ही नहीं है, हो सकते हैं। हाँ, fragmentation of identity, fragmentation of identity is there, identity is fragmented, identity is divided, there are question on one's own identity। ठीक है, खुद ही इंसान खुद की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन पुट करता है, वेदर आई एम रियल और नॉट, वेदर आई रिलेट टू दिस वर्ल्ड और द अनदर वर्ल्ड, और whether this world is real or not। So there are many fragmentations of identity in postmodern dramas। ठीक है, और भी बहुत सारे significance important एस्पेक्ट्स हैं ऑफ योर पोस्ट मॉडर्न ड्रामा। पता करना है आपको कि हर एक पर्टिकुलर एरा से रिलेटेड पर्टिकुलर जॉनरा, चाहे वो नॉवल, पोइट्री हो, नॉवल हो, पोइट्री हो फिक्शन हो, हर एक एरा में अलग अलग एस्पेक्ट्स या अलग अलग पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट जो भी चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस का सिग्निफिकेंट क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो सारी चीजें यू मस्ट हैव कीप इन योर माइंड। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, postmodern drama often blurs the boundaries between, किस किस के बीच में postmodern dramas एक ब्लर करता है, एक बाउंड्री बनाता है। ठीक है, फिक्शन एंड रियलिटी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, ठीक है, पास्ट एंड प्रेजेंट एंड ऑल ऑफ वो, डेफिनेटली ऑल दीज आर राइट। ठीक है, सो पोस्ट मॉडर्न ड्रामा में इन सब चीज़ों के बीच में एक ब्लर्ड बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी। फिक्शन और रियलिटी के बीच में यू विल बी कंफ्यूज, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न एरा इज द एरा ऑफ कंफ्यूजन, फ्लक्स। ठीक है, जहाँ पे यू आर नॉट सर्टेन अबाउट एनीथिंग, अनसर्टेन सिचुएशंस आर देयर।
ठीक है, द कैरेक्टर्स इवन आर नॉट सर्टेन दैट व्हाट दे आर गोइंग टू नेक्स्ट, एंड व्हाट दे आर डूइंग राइट अवे, ये भी नहीं पता। फिक्शन एंड रियलिटी के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। आपको ड्रामा जब देखोगे समवेयर यू फील लाइक कि कैरेक्टर्स आर प्लेइंग कॉमेडी एंड आफ्टर अ सेकंड आप ये रियलाइज करोगे नहीं यार ये तो ट्रेजेडी है, ठीक है। पास्ट एंड प्रेजेंट, सिनेमा ऑटोग्राफी हैव बीन शोन इन दिस ड्रामा। यहाँ पे कब पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम टॉकिंग टू, सडनली मेरे बैक ऑफ द माइंड कोई और ही स्टोरी चल रही है, मेरे घर की कहानी चल रही है, घर पे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या बन रहा है, बैक ऑफ द माइंड वो साइकोलॉजी चल रही है। एंड दीज थिंग्स हैव बीन शोन बाय द राइटर्स ऑन स्टेज, बाय द ड्रामेटिस्ट ऑन स्टेज, ठीक है, बाय द नॉवेलिस्ट इन नॉवेल्स। सो पास्ट एंड प्रेजेंट है, पास्ट एंड प्रेजेंट फ्लक्स चलता है, तभी तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। कैरेक्टर खड़े खड़े अपने पास्ट में चला जाता है, पता भी नहीं चलता। Comedy and tragedy and fiction and reality, so all these are the major significant parts or the portions of your postmodern works में सब में देखने को मिलेगा, not just drama. Okay, so the last question is here. This can be the last, not the least at all. In postmodern drama, characters may frequently, postmodern drama में characters may frequently break the fourth wall, speak in traditional words, follow a linear characters. तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, follow a linear characters। ये पोस्ट मॉडर्न है तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो लीनियर नहीं हो सकता है। द लीनियर कैरेक्टर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लाइन्ड कैरेक्टर, अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर कैन बी सीन और कुड बी सीन इन एंशिएंट टाइम्स। जब आप शेक्सपियर के बारे में बात कर सकते हो, आप क्रिस्टोफर मार्लोव, टॉमस किड, इन सब के बारे में बात कर सकते हो, तब आप देख सकते हो कि लीनियर कैरेक्टर्स हैड बीन शोन बाय देम। पोस्ट मॉडर्न में नो, ठीक है। कंफर्म टू सोसाइटल नॉर्म्स नहीं, they are not conformed, they are confused, they are always in chaos। ट्रेडिशनल वर्ड्स में तो कभी बात कर ही नहीं सकते, डेफिनेटली पोस्ट मॉडर्निज्म तो एब्सर्ड है, न्यू है, न्यू भी नहीं बोल सकते, समथिंग लाइक इन बिटवीन। तो ब्रेक द फोर्थ वॉल इज एब्सोल्युटली राइट। ब्रेक द फोर्थ वॉल का मतलब होता है पर्टिकुलरली इफ द कैरेक्टर ऑन द स्टेज, एपिक थिएटर, इफ यू हैव हर्ड अबाउट द टर्म एपिक थिएटर, क्या है उसमें द कैरेक्टर्स आर ऑन द स्टेज एंड सडनली द कैरेक्टर स्टार्ट्स टॉकिंग टू ऑडियंस। So there are three walls which covered the particular stage and the fourth wall which opens up towards audience। तो audience से direct जब conversation होता है of the character, audience जब इस चीज को realize करती है that yes these things are not real, they are just performing an act, तो इमोशनली द ऑडियंस इज नॉट देयर विद द कैरेक्टर्स। स्टोरी चाहे कितनी भी इफेक्टिव हो, ट्रैजिक हो, कॉमिक हो, कैसी भी हो, इफ द कैरेक्टर डायरेक्टली टॉक्स टू द audience, the audience can consider that yes this is a fiction, this is just an act, we are not supposed to involve it directly। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अच्छा, ये ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया था? ताकि एक कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन को, उसके एक्ट को, ड्रामा की क्या क्वालिटीज है, ड्रामा कितना इफेक्टिव है, नॉन इफेक्टिव, इस चीज को प्रॉपर जस्टिफाई कर सकता है एक ऑडियंस या फिर एक व्यूअर, तभी इसको जस्टिफाई कर सकता है जब वो इमोशनली सेंटिमेंटली उस चीज में इन्वॉल्व ना हो, तब वो प्रॉपर इस चीज को जस्टिफाई कर सके। क्लियर है? सो दिस वे द ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक which may frequently being there in postmodern drama। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन से एरा में कौन सा जॉनरा प्रेवलेंट है, कौन सा राइटर प्रेवलेंट है, कौन से norms are there, so all these things are there। So here we have discussed 25 questions in total। 25 questions देखने को मिलेंगे, पर जब आप उसको elaboratively स्टडी करोगे you will go through 70 to 80 questions। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन, ऑप्शन में से भी क्वेश्चंस, क्या दिस वे